Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. आज की पहली टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया है। प्री के पर्सपेक्टिव से बस इतना जानना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हर साल पब्लिश करती है। 1998 से ये रिपोर्ट पब्लिश होती आ रही है। इस रिपोर्ट में डिटेल्ड एनालिसिस रहती है कि पूरी वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड क्या है, प्रोडक्शन क्या है रीजन वाइज, एनर्जी में जो ट्रेड हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, फ्यूल बाय फ्यूल क्या सिनेरियो है रीजन वाइज, इसकी एनालिसिस रहती है इस रिपोर्ट पे। एनर्जी से रिलेटेड ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च एनालिसिस है, इस डेटा को पॉलिसी मेकर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसमें इसका कंट्रीब्यूशन रह सके। हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को हर साल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करती है। तो क्या है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? बेसिकली ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल क्योंकि इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके अलावा 11 एसोसिएशन कंट्रीज भी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि इंडिया एक एसोसिएट कंट्री है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, और ये जो कंट्रीज हैं ये 75% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोनोमस है ये बॉडी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मतलब ये किसी भी दूसरी इंटरनेशनल बॉडी के अधीन में नहीं आती, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। 2017 में इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक एसोसिएट कंट्री बनी। मेंबर नहीं है, एसोसिएट कंट्री है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पूरी वर्ल्ड की जो एनर्जी सेक्टर है इसे एनालिसिस करती है, डेटा जनरेट करती है और इसी के बेसिस पे पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी देती है। इस एजेंसी का रीसेंट फोकस रहा है कार्बन एमिशंस को कर्ब करना, ग्लोबल जो हमारे क्लाइमेट टारगेट्स हैं इन्हें अचीव करना। इनफैक्ट पेरिस एग्रीमेंट में भी जो हमने टारगेट्स चुने हैं उन्हें भी अचीव करना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस में है एंड एज डिस्कस्ड बिफोर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है इस एजेंसी की फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। रिसेंटली GEAC या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसे एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। सबसे पहले क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। एक हाइब्रिड क्रॉप तब प्रोड्यूस होता है जब दो जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम क्रॉस ब्रीड करते हैं। ये दो वैरायटीज जो जेनेटिकली डिफरेंट है ये सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के भी हो सकते हैं, बस वो जेनेटिकली अलग हैं, इसीलिए अलग वैरायटी हैं। इनकी जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है इसकी यूजुअली यील्ड जो है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग पेरेंट वैरायटीज। तो बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू हमने एक नई वैरायटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस किया जिसकी यील्ड ज़्यादा है, जिसमें पेस्ट टॉलरेंस ज़्यादा है या फिर और भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो पेरेंट क्रॉप्स में नहीं थी। पूरे वर्ल्ड की बढ़ती पॉपुलेशन और फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी साइंटिफिक इंटरवेंशन सभी बहुत ज़रूरी बन चुकी है। तो क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड में भी ट्राई किया गया, लेकिन इन केस ऑफ मस्टर्ड एक ऑब्स्टिकल है। मस्टर्ड की जो फ्लावर होती है, सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, पिस्टिल एंड स्टेमन। एज ए रिजल्ट प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। तो मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें लिमिटेशंस हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसमें लाना चैलेंजिंग होता है। तो सिंपल क्रॉस ब्रीडिंग ना करके साइंटिस्ट्स ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन लाया है मस्टर्ड में बाय क्रॉसिंग इंडियन वैरायटी ऑफ mustard called Varuna with an East European variety early
हीरा 2 म्यूटेंट। एज ए रिजल्ट जो प्रोजेनी निकली है वो है DMH11, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये जो नई वैरायटी है DMH11, इसमें देखा गया है कि जो ईल्ड है मस्टर्ड की, जो प्रोडक्शन होती है मस्टर्ड सीड्स की, ये ईल्ड 30% ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट वैरायटीज़, एग्जिस्टिंग जो वैरायटीज़ हैं वरुणा और हीरा के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। रिसेंटली GEAC ने इस मस्टर्ड वैरायटी को फील्ड ट्रायल्स के लिए परमिशन दी है, अप्रूव किया है, और ये भी देखने कहा है कि इस वैरायटी की हनी बीज के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं है, या दूसरी जो पॉलिनेटर्स हैं इंसेक्ट्स उनके ऊपर कोई इसका इफेक्ट तो नहीं है। इसे देखने के लिए इसकी फील्ड ट्रायल जो है सुपरवाइज्ड कंडीशंस में इसे अप्रूव किया है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इंडिया जो है, इंडिया ने एक GM क्रॉप को अप्रूव किया है अभी तक, वो है BT कॉटन, जिसमें बैसिलस थुरिंजियसिस कॉटन, ये कमर्शियल कल्टीवेशन इसकी होती है और इसकी अप्रूवल GEAC ने दी है। ये अप्रूवल जो है ये 4 साल तक के लिए वैलिड रहेगी और उसके बाद ये डिसीजन ली जाएगी कि इसे वाइड स्केल कमर्शियलाइजेशन के लिए अलाउ किया जाएगा या नहीं। तो DMH11 काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये एक स्टेप है टूवर्ड्स हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स, क्योंकि जब यील्ड ज़्यादा है इस पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी की, मस्टर्ड की, तो इन दैट केस फूड सिक्योरिटी ज़्यादा इंश्योर होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यील्ड्स। फूड प्रोडक्शन में जो कॉस्ट्स इनकर होते हैं वो भी रिड्यूस होगा। पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी रिडक्शन आएगी, क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं पेस्ट्स और डिजीजेस से। तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो है एग्रीकल्चर की वो भी कम होगी। तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी डेटा के अनुसार ये जो क्लेम है कि DMH11 जो मस्टर्ड है ये ज़्यादा ईल्ड देगी इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, ये मिसलीडिंग है, डिसेप्टिव है, क्योंकि इसमें प्रॉपर जो रिसर्च है वो नहीं की गई है और इसका कोई फुल प्रूफ कोई एविडेंस नहीं है। ऑल्सो DMH11 हर्बिसाइड टॉलरेंट है, समझते हैं। कई बार जब हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करते हैं, इन दैट केस उस क्रॉप के आसपास कई सारे वीड्स जो हैं वो पनपते हैं। वीड्स यानी ऐसी अननेसेसरी प्लांट्स जो उस एरिया को इन्वेड करके ग्रो करने लगती हैं और जिस पर्टिकुलर फूड क्रॉप को हम टारगेट करके उसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन हैम्पर हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए हर्बिसाइड्स जो है केमिकल है, इसे हम यूज़ करते हैं ताकि अनवांटेड जो आसपास के वीड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो मर जाए। अब इससे क्या होता है, कभी कभी जो हेल्दी जो क्रॉप है, जो टारगेटेड है फूड क्रॉप, वो भी अफेक्टेड होने लगता है अगर हम ज़्यादा हर्बिसाइड्स को, इस केमिकल को यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे जो ये मस्टर्ड हाइब्रिड है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। मतलब हम जितनी भी इस केमिकल को यूज़ करें, इस पर्टिकुलर मस्टर्ड वैरायटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आसपास के जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, जो वीड्स हैं। अब सिंस ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है तो डेफिनेटली इसमें अब कोई इसमें फार्मर्स में ये नहीं रहेगा कि हाँ जो क्रॉप है उसमें कोई इफेक्ट आ सकता है, तो वो अननेसेसरी एक्सेस यूज़ भी कर सकते हैं हर्बिसाइड्स का। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम फील्ड में लाते रहें, एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन होती रहे, तो इन दैट केस ज़्यादा से ज़्यादा हर्बिसाइड भी यूज़ होगी, जिसका फिर सॉइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इन टॉक्सिक केमिकल्स का, और फिर वो धीरे धीरे फूड चेन में भी वो एंटर कर सकती हैं। ऐसा कंसर्न है कुछ एक्सपर्ट्स का। तो कंक्लूजन में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। ये हंगर, मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है वर्ल्ड में,
और ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स के यूज़ नहीं करने होंगे बाय एज सजेस्टेड बाय रिसर्चर्स, और इंक्रीज होगी यील्ड, केमिकल पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स के ऊपर रिलायंस जो है वो कम होगा। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है एज डिस्कस्ड बिफोर, इसीलिए जो सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत ही कॉशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, इसमें सिविल सोसाइटी है, रिसर्चर्स है, अप्रूविंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सभी को एक साथ मिलके एक कंसेंसस पे आना होगा ताकि इन क्रॉप्स की अनफेवरेबल कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ के ऊपर। और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसकी प्रॉपर इफेक्टिव जो एप्लीकेशन है वो होती रहे। हमने डिस्कस किया था अबाउट GEAC, जिसने अभी रिसेंटली इस मस्टर्ड वैरायटी को अप्रूव किया है एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए अंडर सुपरविजन। GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये क्या है? ये इंडिया की एपिक्स बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी है। GEAC जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स हो या फिर लैब में तैयार की जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को, इनकी यूज को, स्टोरेज को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करती है। इसी के साथ अगर कोई हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी यूज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये बॉडी रेगुलेट करती है। GEAC या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत फंक्शन करती है। GEAC एक स्टैट्यूटरी कमिटी है, मतलब इसे 1989 का एक रूल है, रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, रूल्स 1989, जिसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत फ्रेम किया गया था। इस रूल के अंदर इसे बनाया गया है, इस कमिटी को, यानी स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये स्टैट्यूटरी कमिटी है। 1989 की ये जो रूल्स है, इसके तहत ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो रिसर्च में हो, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हो। एनवायरमेंटल एंगल से ये बॉडी कभी भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की यूज को रेगुलेट कर सकती है। तो हमें पता है कि इंडिया में जो BT कॉटन है, इसके यूज को भी अलाउ किया था GEAC ने, और अभी तक दूसरी जो क्रॉप्स हैं वो अभी तक नहीं आ पा रही हैं बिकॉज GEAC ने अप्रूवल नहीं दी है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिम्बेक्स 2022। रिसेंटली इंडियन नेवी ने सिम्बेक्स की 29th एडिशन को होस्ट किया। सिम्बेक्स स्टैंड्स फॉर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। 2022 की सिम्बेक्स एडिशन को विशाखापट्टनम में होस्ट किया गया। सिम्बेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस जो है, ये सबसे पहले 1994 में स्टार्ट हुई। इनिशियली इसका नाम दिया गया था एक्सरसाइज लायन किंग। इस एक्सरसाइज में इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन है वो शोकेस होती है, स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन। नेवल ड्रिल्स होती है एडवांस्ड स्टेज की। इसके अलावा मैरीटाइम ऑपरेशंस जो है, इसके ऊपर कई सारी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है। इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ये दोनों देशों की कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन को दर्शाती है। अगली टॉपिक है रुपी नोट्स। रिसेंटली आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश की जो पिक्चर्स हैं उन्हें करेंसी नोट्स के ऊपर प्रिंट करवाए अब से, ताकि देश में प्रॉस्पेरिटी आए। हम यहाँ पे इंडियन बैंक नोट्स और कॉइन्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। बैंक नोट्स या कॉइन्स की क्या डिज़ाइन होगी, क्या फॉर्म होगा, इसमें क्या चेंजेस होंगे, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके डिसाइड करते हैं। करेंसी नोट की डिज़ाइन में अगर कोई भी चेंज लाना है तो इससे पहले RBI की सेंट्रल बोर्ड को अप्रूवल देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रूवल देना होता है। लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कॉइन्स की केस में उसका क्या डिज़ाइन होगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट
डिसाइड करती है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। अब यहाँ पे आरबीआई के रोल को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई इंटरनली ही नोट की क्या डिजाइन होगी इसे वर्कआउट करती है और उसके बाद आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड है उसके सामने इस डिजाइन को रखती है। 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 22 के तहत सिर्फ आरबीआई के पास ही ये राइट है कि वो इंडिया में बैंक नोट्स को इशू करे देश में। तो सोल राइट है ये आरबीआई का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती, सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। लेकिन जब करेंसी के डिजाइन की बात आती है, इसके फॉर्म का बात आता है, बैंक नोट में क्या मटेरियल यूज किया जाएगा, इन सब चीजों की बात आती है, तब आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड जो भी रिकमेंडेशंस करती है उसे फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है। यानी इशू सिर्फ आरबीआई कर सकता है पूरे देश में नोट्स को, लेकिन डिजाइन फॉर्म मटेरियल क्या यूज होगा ये सब अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। करेंसी मैनेजमेंट से जुड़े जो भी काम है इसे आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट देखती है। ये डिपार्टमेंट जो है ये ऑपरेशनल इश्यूज को और पॉलिसी इश्यूज को एड्रेस करती है। फॉर एग्जांपल बैंक नोट्स का डिजाइन से रिलेटेड अगर इसका कोई सुझाव है इसे देना, अगर पूरी देश में नोट्स और कॉइन्स का जो क्या डिमांड है इस डिमांड को जो फोरकास्ट करना होता है तो ये डिपार्टमेंट करती है। बैंक नोट्स और कॉइन्स का पूरी देश में प्रॉपर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इसे इंश्योर करती है ये डिपार्टमेंट। अगर कोई अनफिट नोट है, फट जाता है, कभी कभी उसके ऊपर कोई कलर हो जाता है या कोई भी कॉइन के केस में भी, तो इन सब चीज़ों को फिर से रिट्रीव कर लेना है, इसका काम भी इस डिपार्टमेंट का ही है। अगर कोई अनकरेंट कॉइन सर्कुलेशन में है, अगर उसे भी रिट्रीव करना चाहती है आरबीआई तो ये डिपार्टमेंट ही इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती है। बैंक नोट्स की इंटेग्रिटी को इंश्योर करना ये भी इस डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट ही नोट के डिजाइन में अगर कोई चेंजेस लाने हैं, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आरबीआई को सबमिट करती हैं डिजाइन से जुड़े, और उसके बाद आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल नॉड जो है, अप्रूवल जो है उसे देता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके ये एस्टिमेट करती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में डिफरेंट जो डिनोमिनेशंस हैं उसकी कितनी क्वांटिटी ऑफ बैंक नोट्स की ज़रूरत है, और उसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी जो डेटा है इसे प्रिंटिंग प्रेसेस में, डिफरेंट जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं देश में, वहाँ पे ये देती है ताकि सप्लाई जो है वो प्रिंटिंग प्रेस कर सके। अगर हम क्लीन नोट पॉलिसी की बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई इंश्योर करता है कि पब्लिक को गुड क्वालिटी बैंक नोट्स प्रोवाइड हो। जब कोई करेंसी या कोई नोट जो है वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, वो फट गया है या वो और यूज के लायक नहीं है, तो आरबीआई उसे रिसीव बैक करती है, एग्जामिन करती है। अगर उसमें से ऐसे कुछ नोट है जो फिट है फॉर सर्कुलेशन, उसे वो री इशू कर देती है। अगर ऐसे नोट्स है जिसे और यूज नहीं किया जा सकता, उसका हाल बहुत ही खराब है, तो इन दैट केस आरबीआई उन नोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम प्रिंटिंग प्रेसेस की बात करें तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस नासिक और देवस, इन दो जगहों पे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ओनर है। और मैसूर और साल्बोनी में जो प्रिंटिंग प्रेसेस है इसे आरबीआई मैनेज करती है, आरबीआई ही इसकी ओनर है। आरबीआई इन दो प्रिंटिंग प्रेसेस को अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसी के द्वारा इसे मैनेज करती है। हमें पता है नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है, दिवस जो है ये मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटका में, और साल्बोनी जो है ये वेस्ट बंगाल में है। तो करेंटली कौन कौन सी डिनोमिनेशंस के बैंक नोट्स इशू किए जाते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, 2000, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 2 रुपए और 5 रुपए के जो नोट्स हैं इसे अभी एट प्रेजेंट इशू नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ओल्डर नोट्स हैं 2 रुपए और 5 रुपए के डिनोमिनेशंस के और वो अभी भी सर्कुलेशन में हैं, तो उन्हें लीगल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सर्कुलेशन में है, इशू बस नहीं होता इसलिए इलीगल है, नहीं, वो लीगल है। और 1 रुपए के जो नोट है
वो भी अभी इशू नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो भी लीगल माना जाता है अगर वो कुछ पुराने नोट्स सर्कुलेशन में है तो कितने तरीकों के जो नोट्स हैं उसे इशू किए गए हैं अभी तक? सबसे पहले 1949 में 1 रुपए के नोट को इशू किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में। पहला बैंक नोट था ये। इस समय जो भी नोट्स इशू किए जाते थे इन्हें अशोका पिलर बैंक नोट्स कहा जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश इंडिया में बैंक नोट्स में किंग जॉर्ज का पोर्ट्रेट था। इंडिपेंडेंस के बाद इस पोर्ट्रेट को हटा दिया गया और उसके बाद सारनाथ में जो अशोका का पिलर है, अशोकन पिलर में जो लायन कैपिटल है, उस सिंबल को वाटरमार्क के तहत उसे ऐड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो एग्जिस्टिंग डिजाइन ही था, सेम ही था, बस किंग जॉर्ज के पोर्ट्रेट को हटाकर लायन कैपिटल लाया गया। इसीलिए इन नोट्स का नाम पड़ा अशोका पिलर बैंक नोट्स। 1996 में आया महात्मा गांधी सीरीज। अब से बैंक नोट्स की फ्रंट साइड में गांधी जी का पोर्ट्रेट रहने लगा। जहां पे अशोका पिलर का लायन कैपिटल का सिंबल था, उसी जगह पे गांधी जी का पोर्ट्रेट आया और अशोका पिलर की जो लायन कैपिटल इसकी जो सिंबल है उसे लेफ्ट में मूव कर दिया गया। इन बैंक नोट्स में गांधी जी का वाटरमार्क, गांधी जी का पोर्ट्रेट दोनों रहने लगा। उसके बाद आई महात्मा गांधी सीरीज 2005। यहाँ पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500 और 1000 की डिनोमिनेशंस की जो नोट है उन्हें इशू की जाने लगी। इसमें कुछ नई सिक्योरिटी फीचर्स ऐड की गई जो 1996 की महात्मा गांधी सीरीज में नहीं थी। 500 और 1000 की जो नोट्स हैं वो उसके बाद 2016 में इन्हीं नोट्स को फिर विदड्रॉ कर लिया गया। तो फिर नई सीरीज आई, दैट इज महात्मा गांधी न्यू सीरीज 2016। इस नई सीरीज में ये इंश्योर किया गया कि नोट्स में इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज और साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो हैं वो हाईलाइटेड हो। नोट्स के डायमेंशंस को थोड़ा रिड्यूस किया गया ताकि वो वॉलेट फ्रेंडली हो, थोड़ा छोटा कर दिया गया नोट को बेसिकली, और इस तरीके से बनाया गया ताकि नोट्स जल्दी खराब ना हो वेयर एंड टियर की वजह से। कलर जो है उसे शार्प और भी विविड बनाया गया। जो फर्स्ट बैंक नोट फ्रॉम द न्यू सीरीज 2000 की डिनोमिनेशन लाई गई, इसे 2016 में ही सबसे पहले 2000 की नोट लाई गई और इसका थीम था मंगलयान, जो हमने इसरो ने प्रोजेक्ट लॉन्च की थी। तो इसमें इंडिया की मार्स में जो फुटप्रिंट है इसकी साइंटिफिक अचीवमेंट को हाईलाइट किया गया और उसके बाद 500, 200, 100, 50, 20, 10 इन सब नोट्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया इस नई सीरीज में। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डर्टी बॉम्ब। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रिसेंटली रशिया ने अक्यूज किया है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब को यूज करने का प्लान कर रहा है। क्या होते हैं डर्टी बॉम्ब्स, समझेंगे। डर्टी बॉम्ब्स कन्वेंशनल बॉम्ब्स नहीं होते कि बॉम्ब डाल दिया और एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, ऐसा नहीं होता। रादर इन बॉम्ब्स के अंदर टॉक्सिक न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो लिस्ट अप रहते हैं। एज ए रिजल्ट जहाँ पे ये बॉम्ब्स गिराए जाते हैं वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट जो है, रेडियो एक्टिव टॉक्सिक वेस्ट, वो स्प्रेड हो जाता है। बेसिकली ये मिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनामाइट के साथ अगर रेडियो एक्टिव पाउडर या पेलेट्स को ऐड कर दिया तो क्या होगा, एक्सप्लोजन तो होगा ही, उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि नॉर्मल जो एटॉमिक बॉम्ब हो या दूसरी जो बॉम्ब्स हो वो जो पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में हैं उन्हें टारगेट करके दिया जाता है, एनिमी को। बट जब इस तरीके की रेडियो एक्टिव टॉक्सिक वेस्ट्स जब स्प्रेड हो जाती हैं इन बॉम्ब्स के द्वारा, तब सिविलियन जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर न्यूयॉर्क सिटी में एक बॉम्ब को ब्लास्ट किया जाए जिसके अंदर सिर्फ एक पीस ऑफ रेडियो एक्टिव कोबाल्ट था, तो इन दैट केस वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को कंटामिनेट कर सकता है और मैनहट्टन जो है उसे पूरी तरीके से जो एरिया है उसे अनइनहैबिटेबल बना सकता है। तो इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो जाता है। जाहिर है न्यूक्लियर वेस्ट है तो इसका बहुत बड़े एरिया में इम्पैक्ट होगा। जेनेवा कन्वेंशन के तहत ऐसा मैंडेटरी है कि जब वॉर हो कंट्रीज के बीच में
तब सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर किसी भी तरीके की आंच ना आए, कोई इम्पैक्ट ना हो, उन्हें टारगेट ना किया जाए। वॉर के समय जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ती हैं और उसके बाद कोई भी एक कंट्री जीतती है, ऐसा रहे, सिविलियंस के ऊपर अननेसेसरी कोई भी आंच ना आए, ऐसा इस कन्वेंशन में कहा गया है। तो सभी कंट्रीज इसको कोशिश करती हैं कि फॉलो करें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी एलिगेशन है कि एनिमी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, जो एनिमी कंट्री है, इसके लिए सिविलियन पॉपुलेशन तक को भी टारगेट कर देती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अग्नि प्राइम। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि प्राइम फ्रॉम द ओडिशा कोस्ट। अग्नि प्राइम जो है ये एक न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अग्नि मिसाइल सीरीज। ये एक सीरीज ऑफ मिसाइल्स की फैमिली है जिसमें अग्नि पी भी बिलोंग करती है। इस सीरीज में ऐसी मिसाइल्स हैं जो मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसे इंडिया ने डेवलप किया है। इन मिसाइल्स का नाम नेचर की 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर दिया गया है। मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक ये मिसाइल्स जो हैं वो जा सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल्स जो इनिशियल स्टेज में रॉकेट प्रोपेल्ड होती हैं, पर उसके बाद वो सेल्फ गाइडेड होती है। मतलब बेसिकली वो एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हुई, जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है, उसे फॉलो करते हुए अपनी प्री डिटरमाइंड टारगेट तक पहुंच जाती है, और वहां पे वो अपनी जो भी वॉर हेड वो कैरी कर रही थी, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, न्यूक्लियर हो, उसे लॉन्च कर देती है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोपेल करते हैं, लॉन्च करते हैं, और उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जिस पाथ से गुजरती है उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये जो मिसाइल्स है, अग्नि मिसाइल्स, ये भी बैलिस्टिक है, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करते हुए टारगेट तक पहुंचती है। अग्नि मिसाइल्स लॉन्ग रेंज होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल है तो लॉन्ग रेंज होगी ही, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जा सकती हैं। न्यूक्लियर वेपन केपेबल है, इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स डाल सकते हैं। सरफेस टू सरफेस, सरफेस से एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक ये जा सकती हैं। इस तरीके की ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अग्नि मिसाइल सीरीज की जो पहली मिसाइल थी उसका नाम था अग्नि 1। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट वॉज टेस्टेड इन द ईयर 1989। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने इसके पहले कई बार अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन अग्नि की सक्सेस के बाद इसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से सेपरेट करके एक अलग मिसाइल प्रोग्राम के हिसाब से रखा गया, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट। टॉकिंग अबाउट अग्नि मिसाइल प्रोग्राम, इस फैमिली में जो भी मिसाइल्स हैं उनके नाम है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4। और अग्नि पी जो है, हम जो टॉपिक है उस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। अग्नि 1 हमें पता है जो है ये 12,000 kg लॉन्च वेट है इसका। पेलोड 2000 kg तक का पेलोड, वॉर हेड न्यूक्लियर केपेबल है, और इसमें रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक ये जा सकती है। ऑपरेशनल है एट प्रेजेंट। अग्नि 2 की अगर हम बात करें तो इसका वेट 16,000 kg का है। पेलोड 1000 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। वॉर हेड न्यूक्लियर केपेबल है, और इसमें जो रेंज है 2000 से 3500 किलोमीटर तक की रेंज में ये जो है टारगेट कर सकता है मिसाइल को। अग्नि 3 जो है इसका लॉन्च वेट जो है वो 48,000 kg का है। पेलोड 2000 kg तक का पेलोड, वॉर हेड न्यूक्लियर केपेबल है। प्रोपल्शन 2 स्टेज, सब सारे ही 2 स्टेज है अग्नि 1 को छोड़ के। रेंज इसका 3500 किलोमीटर ऑपरेशनल है। अग्नि 4 जो है ये लॉन्ग रेंज है, इसमें 800 से 1000 kg का पेलोड, इसका वेट 17,000 kg का है। प्रोपल्शन भी 2 स्टेज है, और रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर का है। अग्नि पी की बात अगर हम आते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स की ही एक न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है। अग्नि प्राइम जो है ये एक 2 स्टेज कैनिस्टर्ड मिसाइल है। कैनिस्टर्ड मिसाइल यानी बेसिकली जो नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल्स होते हैं उसमें एक दिक्कत ये होती है कि उन्हें सबसे पहले
ट्रक में सपोज लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसके बाद उसे रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, और हर जगह पे इसे कभी भी डिप्लॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सपोज्ड रहती हैं। तो एनिमी अगर कोई भी उसमें टारगेट करके रखे तो मिसाइल जो है वो लॉन्च से पहले वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कैनिस्टर्ड मिसाइल में क्या होता है, इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है मिसाइल के बाहर, तो एनवायरनमेंट में बाहर से ये एक्सपोज नहीं रहता, तो ये वल्नरेबल कम रहता है दूसरी एनवायरनमेंट में जो भी वॉर के दौरान एलिमेंट्स आ रही हैं उससे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कैनिस्टर्ड मिसाइल। तो अग्नि प्राइम जो है ये कैनिस्टर्ड मिसाइल है, इसमें एक आउटर कवरिंग रहती है, 2 स्टेज है, और उसके बाद जब उससे क्या होता है, जब वो कहीं पे भी इसे डिप्लॉय कर दिया जा सकता है किसी भी टाइम पे। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि अग्नि प्राइम की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है, तो ये चाइना मेनलैंड में ये टारगेट नहीं कर सकता, शॉर्ट हो पड़ जाएगा इसमें, लेकिन पाकिस्तान का पूरा टेरिटरी इसमें कवर हो सकता है अगर ये लॉन्च किया जाए तो कैनिस्टर्ड है एज मेंशन्ड अर्लियर, तो इसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बहुत शॉर्ट नोटिस में अग्नि प्राइम से फायर भी किया जा सकता है। अग्नि प्राइम जो है रिप्लेस करेगी पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2 मिसाइल्स को इंडिया की, जिसे अभी कई दशकों पहले, 2 दशकों पहले से बनाया गया था, तो काफी ऑब्सोलेट हो चुका है। अग्नि प्राइम काफी एडवांस्ड न्यू जनरेशन मिसाइल है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 स्टेज मिसाइल है, मतलब यहाँ पे जो प्रोपेलेंट है, जो फ्यूल है जिससे मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है, आगे बढ़ती है, वो 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड फ्यूल यहाँ पे यूज किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये अग्नि 3 मिसाइल के कंपैरिजन में इसका वेट 50% कम है, और इसे रेल, रोड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक इसे स्टोर किया जा सकता है, और इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पूरी कंट्री में अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कोई भी इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं बचते। अग्नि 1 के कंपैरिजन में ये मिसाइल काफी लाइट और स्लीक है। एक और है सीरीज में अग्नि 5 मिसाइल, ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 से 8000 किलोमीटर की है, और ये चाइना में कहीं भी पहुंच सकता है। वेट होगी 50,000 kg की, लेंथ 17.5 मीटर्स, 2 मीटर की डायमीटर है। न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर हम बात करें तो 1500 kg की वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। 3 स्टेज सॉलिड इंजन इस पे रहेगा, मतलब फ्यूल 3 स्टेज सॉलिड होगा, स्पीड 24 मैक का है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो अग्नि 1 700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, और अग्नि 5 5500 से 8000 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अग्नि 5 जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 5500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज है, और ऐसी मिसाइल्स यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल के पास ऑलरेडी हैं। अगली टॉपिक है ब्लू फ्लैग बीचेस। रिसेंटली इंडिया के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, दोनों ही लक्षद्वीप में है। पहला है मिनिकॉय थुंडी बीच, दूसरा है कादामात बीच। ब्लू फ्लैग ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इको लेबल है, जिसे अकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 33 क्राइटेरियाज। इन क्राइटेरियाज को 4 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बेदिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज ऑन द बीचेस। ये जो मेजर हेड्स हैं, इसके अंदर फिर टोटल मिला के 33 क्राइटेरियाज हैं। इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि एक बीच की क्या हेल्थ है। इन सभी क्राइटेरियाज में खरा उतरने पर एक बीच को ब्लू फ्लैग इको लेबल का दर्जा दिया जाता है। दुनिया भर में जो भी ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ये क्लीनेस्ट बीचेस हैं इन दी वर्ल्ड। ब्लू फ्लैग इको लेबल का दर्जा दिया जाता है बाय एन इंटरनेशनल जूरी। इस जूरी में रहते हैं एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के भी मेंबर्स रहते हैं। FEE या फिर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक डेनमार्क बेस्ड NGO है। इसके अलावा IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के भी मेंबर्स रहते हैं इस इंटरनेशनल जूरी में। सभी मेंबर्स जो हैं वो कंसेंसस पे आते हैं और उसके बाद ही एक बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा देते हैं। ब्लू फ्लैग का मिशन है
टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना, इसमें सस्टेनेबिलिटी लाना, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इसे प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और दूसरी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं इन्हें अडॉप्ट करना। जिन 4 हेड्स की हमने बात की थी उसमें से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा क्राइटेरियाज आते हैं, मतलब टोटल 33 क्राइटेरियाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जिसमें 4 मेजर हेड्स हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, फिर है वाटर क्वालिटी, फिर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सेफ्टी एंड सर्विसेज बीच की। इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है एक बीच में, इसके अंदर ही 15 क्राइटेरियाज डाले गए हैं। बाकी वाटर क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर 5 फिर सब कैटेगरी, सेफ्टी एंड सर्विसेज बीच में कैसा है 7, और एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन इसमें 6 क्राइटेरियाज हैं। ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया में शुरू किया गया बीम्स प्रोग्राम। बीम्स प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया गया अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट है। और बीम्स जो प्रोग्राम है ये इसी के तहत शुरू किया गया है। बीम्स स्टैंड्स फॉर बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम। बीम्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कोस्टल वाटर में जो भी पोल्यूशन होता है उसे अबेट करना, बीच फैसिलिटीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इसे प्रमोट करना, कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, कोस्टल इकोसिस्टम में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें कंजर्व करना, बीच के आसपास जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें चैलेंज करना ताकि वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन और सेफ्टी को मेंटेन कर सकें, ताकि एनवायरमेंटल जो रेगुलेशंस हैं, जो कोस्टल एनवायरनमेंट में जो रेगुलेशंस हैं वो भी कंप्लाई होती रहे। बीम्स प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, पोल्यूशन अबेटमेंट से रिलेटेड, बीच अवेयरनेस, एस्थेटिक्स, सेफ्टी, सर्वेलेंस, सर्विसेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाता है और एम किया जाता है कि सबसे ज्यादा कंप्लायंस हो इन सभी चीजों में, और इन बीचेस को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पे पोटेंशियल है कि ये सारी बीचेस ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स को, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें अचीव करे। अभी तक इन टोटल 12 बीचेस जो 6 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में स्थित हैं, इन्हें दर्जा दिया गया है ब्लू फ्लैग बीचेस की। जिन 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है वो है शिवराजपुर जो गुजरात में है, घोगला दीव दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है, पदुबिद्री ये कर्नाटका में है, कसरगोड कर्नाटका, कप्पड़ ये केरला में है, कोवलम तमिलनाडु में है, इडन ये पुडुचेरी में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच पुरी ओडिशा, राधानगर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैवलॉक आइलैंड में बेसिकली स्थित है। इन 12 बीचेस के अलावा 2 और बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है रिसेंटली, एज मेंशन्ड अर्लियर, जो है लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी बीच और कादामात बीच। अगली टॉपिक है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। जिन जगहों पे सैंडलवुड की कल्टीवेशन कमर्शियल बेसिस पे हो रही है वहां पे सैंडलवुड स्पाइक डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही है। क्या है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज? ये एक ऐसी डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, मतलब ये एक बैक्टीरियल पैरासाइट है प्लांट टिश्यूज की। ये बैक्टीरियल पैरासाइट्स ट्रांसमिट होती है इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट्स वेक्टर के हिसाब से काम करती हैं और ये स्प्रेड हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती है। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज सबसे पहले कर्नाटका के कोडागु में रिपोर्ट हुई थी इन द ईयर 1899। एट प्रेजेंट इस डिजीज की कोई एज सच सिम्टम नहीं है। एक ही ऑप्शन रहता है कि इन्फेक्टेड जो ट्री है उसे कट डाउन करके उसे रिमूव कर देना ताकि डिजीज का स्प्रेड जो है वो रुक सके। इस डिजीज की वजह से हर साल 1 से 5% सैंडलवुड ट्रीज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस डिजीज की वजह से सैंडलवुड की प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखा गया है ओवर द पास्ट सेंचुरी। कोई ट्रीटमेंट ना होना एक मेजर ड्रॉबैक है यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया लॉन्च व्हीकल मार्क 3 विच इज द हेवीएस्ट व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो की नई मीडियम हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये इंडिया की अब तक यूज होने वाली सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है।
पहले इसका नाम था GSLV, दैट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लेकिन उसके बाद इसे चेंज किया गया है, इसमें कुछ एडवांसमेंट्स लाई गई है और अभी इसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSLV मार्क 3 जो है इसे डिजाइन किया गया था टू मेनली लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो 35,000 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड में है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये 3 स्टेज व्हीकल है जो 4000 kg तक को लिफ्ट कर सकती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, और जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे 8000 kg तक के वेट को ये कैरी कर सकती है। पूरी दुनिया में सबसे हेवीएस्ट रॉकेट की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो कंपनी है स्पेसएक्स, एलॉन मस्क का, उसका फैल्कन हेवी जो है ये सुपर हेवी लिफ्ट व्हीकल है। ये हेवीएस्ट रॉकेट अभी तक ऑपरेशनल जितनी भी रही हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा हेवीएस्ट है। रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल में एक सेशन कवर किया था। इसके अलावा एक ब्लॉग भी है IIS ज्ञान में जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से बेसिक्स को समझाया गया है रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, ऑर्बिट्स एटसेट्रा। अगली टॉपिक है स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स। जर्मन चांसलर ने कहा है कि रशिया जो है वो एनर्जी एंड हंगर को वेपन बना रहा है, लेकिन उसकी ये जो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स है ये रशिया को हेल्प नहीं करेगी यूक्रेन के ऊपर वॉर जो चल रहा है उसे जीतने में। एनर्जी और हंगर मतलब एनर्जी के लिए यूरोपियन कई सारी नेशंस रशिया के ऊपर हमें पता है डिपेंडेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, और रशिया बहुत सारी जो है फूड आइटम्स या फिर रॉ मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा सप्लाई भी करती है, जैसे कि वीट है, यूक्रेन रशिया दोनों ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर रशिया आर्म ट्विस्ट करती है तो कई देशों पे असर पड़ेगा, यूक्रेन पे तो पड़ ही रहा है। तो यही कहना है जर्मन चांसलर का कि ये सब टैक्टिक्स अपना के रशिया यूक्रेन से जीत नहीं सकती। यहाँ पे हम एक बात का उपयोग कर रहे हैं कि स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स ये क्या है। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में चांडिल्लास जो है वो काफ़ी इसका यूज़ करते थे। महमूद गजनी के अगेंस्ट जब उन्होंने वॉर किया था तब इसका यूज़ किया था। सिमिलरली छत्रपति शिवाजी की जो आर्मी थी वो भी स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स का यूज़ करती थी एनिमी से लड़ने के लिए। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स जो है ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जिसमें जो आर्मी होती है या जो फोर्सेस होती हैं वो एनिमी की हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेपन से ही अटैक किया, हर एक चीज़ जो एनिमी यूज़ करती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर एक रिसोर्स को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिसोर्स एनिमी तक ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल एनर्जी सप्लाई हो गया, ब्रिज अगर कोई यूज़ कर रहा है एनिमी तो उसे ब्लॉक कर दिया। प्रोविजन जो स्टोर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, रोड, रेलवे लिंक्स, सब कुछ को डैमेज करके सब कुछ खराब करने की कोशिश करती है स्ट्रेटेजी में जो मिलिट्री है वो। लेकिन 1977 की जेनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी सिविलियन को हानि पहुंचाना मना है, बैंड है अंडर दिस स्ट्रेटेजी कि स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी हमने अपना लिया तो सिविलियंस को भी हम इसी तरीके से हार्म कर रहे हैं, ऐसा जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू बैन किया गया है। इस स्ट्रेटेजी में एनिमी की सारी रिसोर्सेस को डिप्लीट कर दिया जाता है वॉरफेयर, ताकि वो सस्टेन ना कर सके। उनके मोरल को तोड़ा जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है। और इसमें डायरेक्ट जब कॉम्बैटेंट्स रहते हैं उससे जितनी इंजरी हार्म इन्फ्लिक्ट होती है, नॉन कॉम्बैटेंट्स मतलब जो सिविलियंस हैं जो नहीं लड़ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप इससे होती है। अगली टॉपिक है बेरियम। साइंटिस्ट्स ने 2 एक्सोप्लैनेट्स के अपर एटमॉस्फेयर में बेरियम को डिटेक्ट किया है। एक्सोप्लैनेट्स मतलब ऐसे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में नहीं हैं, सोलर सिस्टम के बाहर वो किसी स्टार को रिवॉल्व कर रहे हैं। इन दिस केस बेरियम पाया गया है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ WASP 76b एंड WASP 121b। ये दोनों जो एक्सोप्लैनेट्स हैं ये अपनी होस्ट स्टार्स WASP 76 और WASP 121 को रिवॉल्व करती है। आते हैं बेरियम पे। बेरियम एक सिल्वरी वाइट कलर का मेटल है जिसे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। नेचुरली ये एग्जिस्ट करता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्वरी मेटल होता है और एयर
के साथ और वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है और टार्निश कर जाता है। कुछ इस तरीके से दिखने में होता है बेरियम, सिल्वरी वाइट मेटल। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अभी तक जितनी भी एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया गया है उनमें से हेवीएस्ट है बेरियम। आयरन के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा हेवियर है बेरियम। बेरियम को एज एन एलिमेंट एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया जाता, इसे अदरवाइज यूज़ किया जाता है इन ऑयल एंड गैस वेल्स, फ्लूइड्स को ड्रिल करने के लिए, पेंट को बनाने के लिए भी बेरियम का यूज़ किया जाता है, ग्लास मेकिंग में भी बेरियम का यूज़ किया जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सभी बेरियम कंपाउंड्स जो हैं वो टॉक्सिक हैं इन नेचर। लेकिन बेरियम सल्फेट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्यूबल है, फ्लूइड में ये सॉल्यूबल नहीं है। सिंस ये इनसॉल्यूबल है, इसे सेफली स्वॉलो किया जा सकता है। बेरियम सल्फेट के सस्पेंशन को कभी कभी पेशेंट्स को दिया जाता है जब उन्हें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, और इसी चीज को कहा जाता है बेरियम मील या बेरियम एनिमा। बेरियम को इन इट्स प्योर फॉर्म यूज किया जाता है एक्सरेज में जब ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इमेज करने की जरूरत होती है। बेरियम एक हैवी एलिमेंट है जो एक्सरेज को स्कैटर कर देता है, तो सिंस वो एक्सरेज को स्कैटर कर जाता है, वो इजीली पास हो जाता है थ्रू द बॉडी एंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन एन एक्सरे। बेरियम कार्बोनेट को ऑन द अदर हैंड यूज किया जाता है एज अ रैट पॉइजन। बेरियम नाइट्रेट जो है, जब हम ये जो फायर क्रैकर्स हैं देखते हैं, इन फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर है ये इम्पार्ट करती है बेरियम नाइट्रेट। हाई टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर्स होती हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बेरियम, और ये स्टील और कास्ट आयरन में भी ऐड की जाती है ताकि स्टील और कास्ट आयरन में जो कार्बन ग्रेन्स होते हैं उसकी साइज कम हो जाए जब ये इन्हें तैयार किया जाता है तब। वाटर सॉल्यूबल जो भी बेरियम कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्हें इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है, रोडेंट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्यूबल है और इसे ही सॉलो किया जा सकता है सेफली टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। बाकी जो भी सॉल्यूबल कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक होती हैं। एज मैंशनड अर्लियर, बेरियम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है वाटर एयर के साथ, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, टार्निश कर जाती है। इसकी हाई केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से बेरियम जो है वो नेचर में इसे हम नहीं पाते एज अ फ्री एलिमेंट। बेरियम ऑलवेज एक कॉम्बिनेशन में रहती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बेरियम की जो ओर्स हैं उसमें है बराइट जो बेरियम सल्फेट है, या विदराइट बेरियम कार्बोनेट। बेरियम मेटल जो है इसे प्रिपेयर किया जा सकता है आर्टिफिशियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन बेरियम क्लोराइड और बाय हीटिंग बेरियम ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। बेसिकली इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से या फिर दूसरी प्रोसीजर्स की मदद से बेरियम जो कॉम्बिनेशन में रहती हैं उससे हम बेरियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगली टॉपिक है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। रिसेंटली 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया गया। इस साल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज BIS ने इस इवेंट को मार्क करने के लिए मानक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड एट मुंबई। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 1946 इन लंदन। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है 3 ऑर्गेनाइजेशंस की। ये हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। पूरी दुनिया में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट सर्विसेज की क्वालिटी रहे, वो सस्टेनेबल रहे, यही एम रहता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, इसकी देखरेख करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या BIS। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे एक लॉ के द्वारा ही बनाया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। BIS जो है इसमें 500 से भी ज़्यादा साइंटिफिक ऑफिसर्स जो हैं इसमें रिक्रूटेड है। दे आर वर्किंग एज अ सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स, बिकॉज BIS सर्टिफिकेशन ही देता है कि एक प्रोडक्ट जो है ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। BIS को सबसे पहले इसे कहा जाता था कि ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन है, ISI। उसके बाद इसे BIS का नाम दिया गया है। ISI जो है इसे सेटअप किया गया था इन द ईयर
1846 और ISI जो था वो रजिस्टर्ड था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और उसके बाद आया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है और इसकी रीजनल ऑफिसेस कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौजूद है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, all barium compounds are safe in nature. Barium sulfate is insoluble and so can be safely swallowed. A suspension of barium sulfate is sometimes given to patients suffering from digestive disorders. This is a barium meal or barium enema. Number 2, Agni missiles are short-range nuclear weapons capable surface-to-surface ballistic missiles. Number 3, the annual World Energy Outlook is UNEP or United Nations Environment Programme's flagship publication, widely recognized as the most authoritative source for global energy projections and analysis. It appears every year since 1998. Number 4, the Reserve Bank of India Act 1934 gives RBI the sole right to issue banknotes in India. Number 5, scorched earth tactics form part of a military strategy which seeks to destroy anything that could be of use to the enemy, including energy supplies, bridges, provision stores, agricultural fields, roads and railway links, etc. With this we come to an end of this session. Thank you.